बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बात करनी है हमने ACC 501 के लेसन नंबर 44 की क्रेडिट एंड रिसीवेबल्स। इसमें भी चंद चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, कोई डिटेल डिस्कशन हमारी नहीं है, बल्कि 44 और 45 दोनों को हम एक ही लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमारी भी बात हुई है इन्वेंट्री पीरियड के कितनी देर में हम इन्वेंट्रीज को कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें फिनिश गुड्स में। रिसीवेबल पीरियड है कि कितनी देर में हम पेमेंट कलेक्ट कर लेते हैं। इन दोनों को जमा करें तो दिस इज कॉल्ड आवर ऑपरेटिंग साइकिल। कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेशन साइकिल जो है, देखिए ना, हमने इन्वेंट्री परचेज की, परचेज करने के बाद हमने क्या किया कि कितनी देर में वो इन्वेंट्री, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, इन्वेंट्री को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। फिनिश गुड्स आगे से उठा के अपने क्रेडिटर्स को दे दी, काउंटर रिसीवेबल्स को, और फिर कितने दिन में उनसे पेमेंट कलेक्ट कर ली। अब 15 दिन लगे इन्वेंट्री को कन्वर्ट होने में, 30 दिन पेमेंट में आई, तो 45 दिन का हमारा टोटल ऑपरेटिंग साइकिल है कि परचेज से लेकर कैश कलेक्शन तक हमने 45 दिन हमें लगे। फिर हम दोबारा से परचेजिंग करके तो इसी प्रोसीजर में शुरू हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड क्या होता है कि कितनी देर में हम अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं। अब ये इन्वेंट्री और रिसीवेबल पीरियड दोनों जमा होते हैं और क्रेडिट पीरियड इनमें से माइनस होता है, तो हम इसको कहते हैं जी ऑपरेटिंग साइकिल है। और क्रेडिट पीरियड माइनस हो जाए तो फिर कैश साइकिल है कि कितनी देर में हमारा सारा कैश रिवर्स होकर हमारे पास वापस आ जाता है। देखिए जी, मैंने कैश पकड़ा और क्रेडिटर को दिया, चीज़ खरीदी, इन्वेंट्री थी, कन्वर्ट हुई फिनिश गुड्स में, अकाउंट रिसीवेबल्स के दी। जब उनसे पेमेंट आई तो मैंने जो कैश क्रेडिटर को पे किया था और जो वापस आया वो मेरे पास कैश। अब कितने दिन में वो मेरा सारा प्रोसीजर रिसाइकल हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कैश साइकिल। फार्मूला इसका क्या होता है कि ऑपरेटिंग साइकिल में से क्रेडिट पीरियड हम माइनस कर देते हैं, आगे ये सारी चीजें आएंगी। कैश डिस्काउंट में बता चुका हूं कि हमने जब हम क्रेडिट पीरियड यानी कि कलेक्शन पीरियड डिसाइड कर लेते हैं कि कितनी देर में पेमेंट आनी है, तो फिर हम एक अपना अपना एक पीरियड डिसाइड करते हैं कितने दिन में हमें डिस्काउंट से पेमेंट कलेक्ट करनी है। अब देखिए, जनरल पीरियड डिसाइड हुआ कि 30 दिन में हमारा क्रेडिटर हमें पेमेंट करेगा, चीज़ उधार पे सेल की, 30 दिन में पेमेंट आनी है। हमने उसे कहा 10 दिन में पेमेंट करोगे तो 3% डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे जी, optimal credit policy. The optimal amount is determined by the point at which incremental cash flows from increased sales are exactly equal to incremental cost of carrying the increased investment in account receivable. जी, ऑप्टिमल क्रेडिट पॉलिसी क्या है कि आपकी जो सेल्स में इजाफा हो रहा है या जो क्रेडिटर्स में इजाफा हो रहा है वो इक्वल हो, जिसको ऑप्टिमल क्रेडिट पॉलिसी कहते हैं। नॉर्मली ये अचीव करना मुश्किल होता है, इसको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखें, बाकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 2 टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको जरूर आपने देख लेना है डेफिनेशंस के तौर पर। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? आर द कैश फ्लोज दैट मस्ट बी कैरीड इनटू क्रेडिट इज ग्रांटेड, देयर पॉसिबल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड। खैर, क्रेडिट कैरिंग कॉस्ट जो है ये उसमें भी आती है इन्वेंट्री के हवाले से, इसलिए शायद ये पेपर में ना आए, लेकिन अगर आए तो आपने वो भी लिखनी है, ये वाली नहीं लिखनी डेफिनेशन। यहाँ पे क्या है, कैश कितनी देर तक आप कैरी करते हैं, क्रेडिट को कितना कैरी करते हैं, ये कैरिंग कॉस्ट कहलाती है। कितनी देर आप क्रेडिट चलता है आपका, कितने डेज लगते हैं, वो बेसिकली कैरिंग कॉस्ट कहलाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आर द लॉस्ट सेल्स फ्रॉम रिफ्यूजिंग क्रेडिट, दीज कॉस्ट गो डाउन व्हेन क्रेडिट इज ग्रांटेड। जी, आप क्रेडिट ग्रांट करके उसका नुकसान कर लेते हैं या आप इनकार कर दे तो आपको क्या कॉस्ट बियर करना पड़ती है, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक क्रेडिट वैल्यूएशन का हमारे पास है 5 C's फॉर क्रेडिट वैल्यूएशन। ये 5 नाम आप कैमसीक्यूज आ सकता है कि 3 नाम के देखेगा कि कौन सा चौथा नाम है, कौन सा है कि जो इन 5 में नहीं आता। यानी कि जो 5 C's हैं क्रेडिट इवेल्युएशन के, उनमें से कौन सा नाम नहीं है। या वो 4 नाम दे के 3 गलत हो गए, चौथा कहेगा कौन सा एक मौजूद है, करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेटरल और कंडीशन। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट और हमारे पास कोई काम की चीज़ आती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ गया। इन्वेंट्री में 3 चीज़ें आती हैं इन्वेंट्री टाइप में। रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है या वर्क इन प्रोसेस कहते हैं वैसे उसको,
और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होती है। 3 तरह की इन्वेंट्रीज हमारे पास होती हैं। जी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, पीछे हम एक लेसन नंबर 41 या 42 में हम पढ़ रहे थे, 41 में शायद पढ़ा है कि जहां पे हमने कैरिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट कर पढ़ी है। ठीक है, शॉर्टेज कॉस्ट बेसिकली हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट एक्चुअली थी। तो वो क्या थी कि रीस्टॉकिंग कॉस्ट भी उसको कहते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, शॉर्टेज कॉस्ट भी कहते हैं। जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाएं, इसको इस पोजीशन यानी कि इस क्वांटिटी को, ये जो क्यू है इसको हम कहते हैं ऑप्टिमल क्वांटिटी और इसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कि हमें कितनी एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है कि हमारी कैरिंग कॉस्ट भी कम से कम हो, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम, यानी कि दोनों जहां पे इक्वल होते हैं वो हमारी ऑप्टिमल क्वांटिटी होती है और उसके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। अगर आप उसका कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कॉस्ट यानी कि क्यू डिवाइड बाय 2, जितनी क्वांटिटी होगी उस डिवाइड बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, पर ऑर्डर जितनी कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट दोनों को जमा करके। ये दोनों कॉस्ट जब इक्वल होगी तो उसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, वो पोजीशन, वो क्वांटिटी को। बस इतनी बातें, बाकी इसके न्यूमेरिकली ये देखें, ये लिखा हुआ है कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू रीस्टॉकिंग कॉस्ट। जहां पे ये इक्वल आए वो हमारी क्वांटिटी निकलेगी और उसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। फार्मूला इसका होता है जी, ये उसने फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, मैं आपको जनरली इसका फार्मूला लिख लेता हूँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। ई ओ क्यू इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट अंडर रूट। अब यहाँ पे आ गए, ये अंडर रूट है, 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ये एफ स्टैंड फॉर जो है क्या नाम है, कौन सी कॉस्ट का नाम यूज कर रहा है वो, रीस्टॉकिंग कॉस्ट, एफ रीस्टॉकिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो डिवाइड बाय सी सी कैरिंग कॉस्ट, ये फार्मूला, ये ऊपर से उसने इस जगह से ड्राइव किया उसने, और ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का उसने फार्मूला बनाया। ये कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया वो उसने, इसको जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये मैं आर शूज बिगन ईच पीरियड विद 100 पेयर्स ऑफ हाइकिंग बूट्स इन स्टॉक विच इज डिप्लीटेड ईच पीरियड एंड री ऑर्डर्ड। सो वो अपने स्टॉक में रखते हैं और हर दफ़ा जब भी वो ख़त्म होता है नया मंगवा लेते हैं। द कैरिंग कॉस्ट पर पीस इज $3। व्हाट इज द टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ हाइकिंग बूट? 50 आइटम्स हैं, हो गई, 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो गया। सपोज आर शूज सेल टोटल 600 पेयर्स अ ईयर। हाउ मेनी टाइम्स पर ईयर डज द कंपनी हैव? 100 एक में मंगवाते हैं तो 6 ऑर्डर्स हो गए। 20 रुपीज़ रीस्टॉकिंग की कॉस्ट है, तो 6 ऑर्डर का मतलब है 120 कॉस्ट हो गई, और ये 150 है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये हमारी कॉस्ट ज़्यादा हम कर रहे हैं, दोनों को जमा कर लें 270 बनती है। अब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं। टोटल रिक्वायरमेंट हमारी हो गई 600, जो रीस्टॉकिंग कॉस्ट है वो 20 है, कैरिंग कॉस्ट 3 है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे, फार्मूला पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 3 और अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 90 यूनिट्स अप्रॉक्सीमेट। Since R shoe sells 600 pairs per year, it will stock almost 6.71 times, यानी कि 7 ऑर्डर्स ऑलमोस्ट आएंगे। तो टोटल रीस्टॉकिंग कॉस्ट विल बी 134, एवरेज इन्वेंट्री इज 44.72, कैरिंग कॉस्ट इज 134.16, द सेम एज रीस्टॉकिंग कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज 270, ऊपर कॉस्ट हमारी बनी थी 120 और 150, ये भी 170 बनी है, 270 और ये 268 बनी है, ऑलमोस्ट करीब बनी है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो 90 और 100 यूनिट्स का डिफरेंस आया, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसे करीब की कॉस्ट आई है हमारी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है? दीज आर द टाइम एट विच द फर्म विल एक्चुअली प्लेस इट्स इन्वेंट्री ऑर्डर्स इवन बिफोर रीचिंग क्रिटिकल लेवल। वो प्लेस, अब देखें ना, 100 तो हम रखते हैं, लेकिन ये 100 हम मंगवाते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ होते हैं तो हम नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो वो जो होते हैं नया ऑर्डर प्लेस करते हैं उसको रीऑर्डर पॉइंट कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।